हेलो वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर देखेंगे पॉलीहाइड्रोमिनास। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था ओलिगोहाइड्रोमिनास। तो पॉलीहाइड्रोमिनास हम देखेंगे कि इसका मतलब होता क्या है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था ओलिगोहाइड्रोमिनास, तो इसमें हमने देखा था कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका क्या हो जाता है, वो लो होने लगता है, मतलब लेस हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि पानी कम होने लगता है फीटस में। बट यहाँ पर हम देखेंगे पॉलीहाइड्रोमिनास क्या होता है। तो पॉलीहाइड्रोमिनास में जस्ट अपोजिट थिंग्स देखने को मिलती है। यहाँ पर फ्लूइड का एक्स्ट्रा अमाउंट, मतलब या फ्लूइड बोल सकते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, वो इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं पॉलीहाइड्रोमिनास इज द बिल्डअप ऑफ इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड, द फ्लूइड दैट सराउंड द बेबी इन द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो फीटस में जो हमें एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है, उसका इंक्रीज होना, उसका बढ़ना, तो वो बढ़ने के कारण हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोमिनास। जैसे कि प्रीवियस क्लास में देखा था, उसके अपोजिट की अगर डिक्रीज हो रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो अमाउंट है वो लो हो रहा है, कम हो रहा है, तो उस कंडीशन को हमने देखा था ओलिगोहाइड्रोमिनास। बट दिस इज अ पॉलीहाइड्रोमिनास। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड का इंक्रीज होना क्या कहलाता है, पॉलीहाइड्रोमिनास। तो ये सारी जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, ये प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आता है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमें प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलती है, जो कि हमारे यूट्रस में या फिर फीटस के लिए हार्मफुल होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, अब किन किन कारणों से होता है, क्या कारण है। कह सकते हैं कि इसका कोई एग्जिट कारण नहीं है कि हाँ पर्टिकुलर इस कारण से होता है, बट मे बी किन किन कारणों से हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन दैट अफेक्ट द बेबी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सर्टेन अदर ऑर्गन। तो अगर बेबी का मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम है, या फिर बोल सकते क्लाफ्ट लिप पैलेट हो सकता है, इसोफेजियल एट्रेजिया, या फिर कोई भी अदर कंडीशन के कारण भी पॉलीहाइड्रोमिनास देखने को मिलता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है, या फिर कोई अदर ऑर्गन्स में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो इस कारण से हमें पॉलीहाइड्रोमिनास देखने को मिलता है। होता क्या है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, बेबी क्या करता है, उसे सक करता है, उसे कुछ अमाउंट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल क्लाफ्ट लिप पैलेट है, या फिर उसे कोई एट्रेजिया है, इसोफेजियल एट्रेजिया, या फिर ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड वो इनहेल नहीं कर पाता है, वो प्रॉपर ले नहीं पाता है। इस कारण से क्या होता है, यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। जो मतलब ये बोल सकते हैं कि उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, उसका सीक्रेशन तो हो रहा है, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकल रहा है, बन रहा है, बट वो निकल नहीं पा रहा है, बट वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। इस कारण से होता क्या है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो फीटस में बढ़ जाता है। और बढ़ने के कारण तो आपको पता होगा कि अब जब वो फीटस में जब एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ेगा, तो बेबी को क्या करेगा, डिप्रेस में ले जाएगा, मतलब बेबी वहाँ पर क्या होने लगेगा, दबने लगेगा। तो एक ये कारण हो सकता है कि अगर बेबी में ये सारी प्रॉब्लम है, तो अगर वो प्रॉपर बेबी वर्क नहीं कर पाता है, तो वो एमनियोटिक फ्लूइड को भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम जेनेटिक कंडीशन दैट अफेक्ट द बेबी। अगर कोई जेनेटिक कंडीशन है, कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, जेनेटिक बोल सकते हैं, किसी भी तरह का कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी पॉलीहाइड्रोमिनास देखने को मिलता है। नेक्स्ट, डायबिटीज इन द प्रेग्नेंट वुमेन। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को या प्रेग्नेंट पर्सन को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ भी सबसे बड़ा रीज़न है पॉलीहाइड्रोमिनास का। नेक्स्ट है अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ आइडेंटिकल ट्विन प्रेगनेंसी इन विच वन ट्विन रिसीव टू मच ब्लड एंड वन अदर टू लिटिल, दिस इज कॉल्ड ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। तो पॉलीहाइड्रोमिनास ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम के कारण भी होता है, और ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम के कारण ओलिगोहाइड्रोमिनास, पॉलीहाइड्रोमिनास दोनों हो सकते हैं। ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में जैसे कि हमने देखा कि ट्विन प्रेगनेंसी में, जो ट्विन प्रेगनेंसी होती है, उसमें क्या होता है, ब्लड जो रिसीव, जैसे कि प्लेसेंटा, वन प्लेसेंटा है और दो बेबी हैं, तो उस कंडीशन में होता है क्या है कि एक फीटस को ज़्यादा अमाउंट में मिल जाता है, ज़्यादा अमाउंट में रिसीव कर लेता है ब्लड, और एक जो फीटस होता है, एक जो बेबी होता है, वो कम अमाउंट में। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि दोनों में, इस कंडीशन में दोनों में एबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। तो एक बेबी के पास ज़्यादा अगर अमाउंट हो जाता है, ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, तो उस कंडीशन में पॉलीहाइड्रोमिनास देखने को मिलेगा। तो ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम भी एक कारण है यहाँ पर पॉलीहाइड्रोमिनास का।
नेक्स्ट है अ डिक्रीज अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल इन द बेबी। अगर बेबी में आरबीसी जो होती हैं, रेड ब्लड सेल होती हैं, उसका अमाउंट डिक्रीज हो जाता है, कम होता है, उस कंडीशन में भी पॉलीहाइड्रोमेनास देखने को मिलता है। और देखिए इस कंडीशन को हम बोलते क्या हैं, इस कंडीशन को हम फीटल एनीमिया भी बोल सकते हैं। अगर आरबीसी डिक्रीज है, बेबी का आरबीसी डिक्रीज है टमी के अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फीटल एनीमिया, क्योंकि फीटस के अंदर ये कंडीशन देखने को मिल रही है। इसके अलावा अदर रीजन जो हम बोल सकते हैं, अ कंडीशन इन विच द प्रेग्नेंट पेरेंट्स ब्लड सेल अटैक द बेबी ब्लड सेल। एक कंडीशन ये भी होती है कि यहाँ पर अगर कोई, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, विच द प्रेग्नेंट पेरेंट्स ब्लड सेल अटैक द बेबी ब्लड सेल। अगर जो प्रेग्नेंट पेरेंट्स होते हैं, ब्लड सेल उनका अटैक करता है किस पर, बेबी ब्लड सेल पर अटैक करता है, तो उस कंडीशन में भी पॉलीहाइड्रोमेनास देखने को मिलती है। ये भी एक एबनॉर्मलिटी के अंदर आता है, क्योंकि एक ब्लड सेल जब दूसरे ब्लड सेल पर अटैक करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में भी पॉलीहाइड्रोमेनास देखने को मिल सकता है। तो इन्फेक्शन भी सबसे बड़ा कारण हो सकता है। इसके साथ साथ मोस्टली हमें देखने को मिलता है ट्विन सिंड्रोम के अंदर हमें ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। फीटल एनीमिया जैसे प्रॉब्लम के लिए भी देख से मिल सकती है पॉलीहाइड्रोमेनास। तो ये कुछ रीज़न हो जाते हैं, कुछ कारण हो जाते हैं। मैटरनल भी कंडीशन हो सकती है, फीटल कंडीशन हो सकती है। जैसे फीटल कंडीशन में हमने देखा कि बेबी में कोई प्रॉब्लम है, लाइक उसे कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और मैटरनल में देखा कि अगर उसे डायबिटीज़ है या फिर प्रेगनेंसी के टाइम इन्फेक्शन है, इन कंडीशन में तो दोनों ही रीज़न हो सकते हैं। फीटल कंडीशन भी हो सकता है और मदर कंडीशन भी हो सकता है। तो दोनों कारणों से पॉलीहाइड्रोमेनास देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, मतलब लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे अगर पॉलीहाइड्रोमेनास है, तो उसके हम लक्षण कैसे देख सकते हैं, क्या हो सकता है लक्षण। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और नॉट बीइंग एबल टू ब्रीथ। ब्रीथिंग क्या हो जाएगी, शॉर्टनेस हो जाएगी, मतलब वो शॉर्टनेस बेबी के साथ भी हो सकता है कि यहाँ पर क्या होगा कि वो प्रॉपर ब्रीथ नहीं ले पाएगा। इसके साथ साथ फंडस हाइट भी बढ़ जाती है। देखिए जब एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ेगा तो पेट का साइज भी बढ़ेगा, और जब पेट का साइज बढ़ेगा तो फंडस हाइट भी बढ़ेगी, और फंडस हाइट बढ़ेगी तो माँ को भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मदर को भी ब्रीथिंग में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों हो रही, क्योंकि फंडस हाइट बढ़ रही है। तो एक तो कारण हमें ये देखने को मिल सकता है। साथ में हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि जो एब्डोमेन होगा बहुत ज़्यादा, पेट मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ देखने को मिलेगा, कंपैरिजन टू जो एक्चुअल देखना चाहिए उससे भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ देखते हैं स्वेलिंग इन द एंकल और फीट। एंकल में और फीट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग देखने को मिलेगी जो प्रेग्नेंट मदर होगी। एंकल में या फिर पैरों में हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सूजन देखने को मिलेगी। सूजन देखने को मिलती है, अगर हम अपनी लैंग्वेज से मोटी भाषा में बोलें तो ये बोल सकते हैं कि पानी ज़्यादा हो गया, पेट में पानी ज़्यादा हो गया, इस कारण से पैरों में सूजन आ गई। हाँ, हम ये भी बोल सकते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस कारण से वजन होने के कारण या फिर अदर जो कंडीशन है उसके कारण पैरों में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट, पेन इन द स्टोमक एरिया। जो स्टोमक एरिया होगा उसमें प्रेशर पड़ने के कारण मसल्स पेन भी होगा, मतलब स्टोमक पेट में दर्द भी होगा। इसके अलावा फीलिंग ऑन टाइटनेस इन द मसल्स ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस होगा वहाँ पे टाइटनेस फील होगा, मतलब जो मसल्स होगी बहुत ज़्यादा टाइट फील होगी, खिंचाव उसमें ज़्यादा रहेगा। इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शंस भी बोल सकते हैं, कि फीलिंग टाइटली लेस होगा। टाइट पेट जो होगा, यूट्रस जो होगा, बहुत ही मसल्स जो उसके टाइट हमें देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पर डायग्नोसिस की, कि डायग्नोसिस या फिर टेस्ट हम क्या क्या करेंगे अगर ये कंडीशन है। हमें प्रॉपर यहाँ पर पता करना है कि पॉलीहाइड्रोमेनास की कंडीशन ही है, तो हम क्या क्या करेंगे। फर्स्ट तो देखते हैं फीटल इकोकार्डियोग्राम। फीटल इकोकार्डियोग्राम भी करेंगे हम, नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी करेंगे, बायोफिजिकल प्रोफाइल चेक करेंगे, इसके साथ साथ एमनियोसेंथेसिस और ग्लूकोज चैलेंजेस टेस्ट करेंगे। तो देखिए फीटल जो हमारा है, फीटल एनकोकार्डियोग्राम में क्या होता है, आ स्ट्रॉन्गर अल्ट्रासाउंड दैट कैन सी द फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम। फीटल इकोकार्डियोग्राम में हम क्या करते हैं, जो फीटस का सर्कुलेटरी सिस्टम है
उसका टेस्ट किया जाता है, प्रॉपर सर्कुलेशन हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगर उसमें स्ट्रेस में जाएगा बेबी तो सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इकोकार्डियोग्राम भी करेंगे, नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी करेंगे टू चेक द एबनॉर्मलिटी टू द फीटल हार्ट रेट। नॉन स्ट्रेस टेस्ट में क्या करते हैं, बेबी का जो फीटस का जो होता है हार्ट रेट चेक करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है बायोफिजिकल प्रोफाइल, चेक द फीटस टोन, मूवमेंट एंड ब्रीथिंग मोशन। तो बायोफिजिकल प्रोफाइल में हम क्या करते हैं, जो फीटस की टोन है उसका टोन को ऑब्जर्व करते हैं, साथ साथ में मूवमेंट को जज करते हैं कि प्रॉपर मूव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कम या फिर ज़्यादा होने से दोनों में ही प्रॉब्लम हो जाएगी, बेबी को मूव करने में प्रॉब्लम होगी। इसके साथ साथ ब्रीथिंग और मोशन का भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एमनियोसेंथेसिस। तो एमनियोसेंथेसिस में हम देखेंगे यहाँ पर कोई कंजेनाइटल डिसऑर्डर का टेस्ट करने के लिए डायग्नोज करते हैं हम एमनियोसेंथेसिस की, कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम तो नहीं है इस कारण से भी यहाँ पर, तो मतलब एक तरह से अगर कंजेनाइटल प्रॉब्लम पता चलेगी तो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एमनियोसेंथेसिस द टेस्ट दैट डायग्नोसिस सर्टेन कंजेनाइटल डिसऑर्डर। नेक्स्ट ग्लूकोज चैलेंजेस टेस्ट, यहाँ पर ग्लूकोज चैलेंजेस टेस्ट करेंगे, चेक द जेस्टेशनल डायबिटीज़। अगर माँ को डायबिटीज़ है तो बेबी को डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है, इस कारण से भी हमें पॉलीहाइड्रोमेनास देखने को मिलेगा। तो ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट भी यहाँ पर डायग्नोसिस में हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट क्या होगा, देखिए एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ा हुआ है, तो एमनियोटिक फ्लूइड में जो मैनेजमेंट की बात करते हैं हम यहाँ पर, ड्रेनिंग एक्सेस एमनियोटिक फ्लूइड। जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा उसको क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे, मतलब बाहर निकालेंगे, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन है या फिर जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसे ड्रेन करना ही एक बेस्ट ऑप्शन होगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं इंक्लूडिंग लेबर बिफोर यू ड्यू डेट, यूजली बिटवीन 37 एंड 39 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अब जो डिलीवरी का टाइम है या फिर लेबर है, अब फॉर एग्जांपल उसका टाइमिंग एक फिक्स दिया हुआ है, बट हम उसको डिले ना करके उसे क्या करेंगे, जल्दी पेन वहाँ पर क्रिएट करवाएंगे, जल्दी से जल्दी उसको क्या करेंगे, लेबर करवाने की कोशिश करेंगे, लेबर पेन उसको जल्दी ही देंगे। 37 से 39 के वीक में, यूजली हम बोल सकते 37 39 वीक के पहले वीक के बीच में ही उसका यहाँ पर डिलीवरी कंडक्ट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उसकी जो डेट है उसको पोस्टपोन नहीं करना है, उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर उसकी प्रेगनेंसी करवानी है, नहीं तो बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है, फीटस प्रॉब्लम हो सकती है, साथ में मदर को भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये था आज की क्लास में पॉलीहाइड्रोमेनास। तो पॉलीहाइड्रोमेनास ओलिगोहाइड्रोमेनास में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बात करते हैं इनके डेफिनेशन की, तो दोनों ही डिफरेंट है, डायग्नोसिस दोनों में सेम देखने को मिलेगी, मैनेजमेंट अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉली और ओलिगोहाइड्रोमेनास जस्ट अपोजिट यहाँ पर डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं, जो कि हमारे कॉम्प्लिकेशंस, प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन के अंतर्गत आते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियोज़।